नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे आपदा पड़ी भारी, नुकसान का आकलन जारी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अपने कार्यक्रम की ओर। उत्तराखंड में इस साल प्राकृतिक आपदा की वजह से राज्य को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण आपदा के बाद साल 2025 में आपदा से राज्य को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों से और जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में विभागों और जिलों से प्राप्त नुकसान की रिपोर्ट को आपदा प्रबंधन विभाग ने कंपाइल कर लिया है। तो वहीं भारत सरकार की ओर से गठित नुकसान के आकलन के लिए टीम अगले हफ्ते उत्तराखंड पहुंचने वाली है। उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा जैसे हालात बनते रहे हैं। खासकर मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में स्थितियां काफी अधिक गंभीर हो जाती हैं। आपदा की वजह से ही हर साल उत्तराखंड को बहुत अधिक आर्थिक क्षति भी होती है और साल 2025 में साल 2013 के बाद सबसे बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2025 में अभी तक हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट लगभग तैयार की जा चुकी है और जल्द ही इसका मेमोरेंडम भी तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि भारत सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बैठक कर बताया कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बार भारी बारिश से मुख्य सड़कों और मुख्य पुलों को नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग कार्यरत है। तो वहीं विपक्ष ने आपदा को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस साल अगस्त के महीने में पिछले 10 सालों के अंदर सबसे अधिक बारिश हुई है। आमतौर पर बीते सालों में अगस्त महीने में एवरेज 300 से 350 मिलीमीटर बारिश होती रही है, लेकिन इस साल अगस्त महीने में 574 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से काफी अधिक है। यही वजह है कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से काफी अधिक क्षति हुई है। सितंबर महीने में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी कहा कि सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी, जिसके चलते नुकसान की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन का कहना है कि जिस दौरान बरसात हो रही है उस दौरान यात्रा करने से बचें, क्योंकि बरसात के दौरान भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या होने की भी संभावना है, जिसके चलते संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन के अनुसार विभागों से नुकसान की सूची प्राप्त हो गई है, जिसको कंपाइल किया गया। इस आपदा सीजन के दौरान 5000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। साथ ही साल 2025 में 1 अप्रैल से अभी तक 79 लोगों की मौत हुई है, 115 लोग घायल हुए हैं। नुकसान का आकलन करने वाली केंद्र की टीम से उनकी बातचीत हुई है। ऐसे में अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को टीम उत्तराखंड आ जाएगी। ये टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी तरह से सहयोग कर रही है। केंद्र की ओर से भी राज्य में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आपदाग्रस्त इलाकों में जनजीवन को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को भरोसा दिलाया है कि हर तरह से केंद्र की ओर से राज्य की मदद की जाएगी। केंद्र की तरफ से भी अधिकारी नामित होते हैं, उनके अधिकारी नामित हो चुके हैं और राज्य के जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलों के अधिकारी हैं, वो सभी पहले से ही, चूँकि इस बार नुकसान काफ़ी हुआ है और पूरा राज्य इस बार हमारा आपदा के इस चपेट में है और हमेशा हमारे राज्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है और हमेशा हमको मदद की है। तो इस आपदा में भी निश्चित रूप से हमको पूरी मदद मिलेगी और जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ की चिंता करते हैं और जो भी ज़रूरी सहायता हमको चाहिए होती है वो सहायता हमको मिलती है।
2013 की आपदा के बाद हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा इस समय आई है और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारे प्रदेश में चाहे सरकारी संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो का नुकसान हुआ है। इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर के उन्होंने भी इसका आकलन किया है। प्रदेश की आपदा की टीम पूरा इसका आकलन कर रही है और केंद्र सरकार की भी टीम इसके सर्वेक्षण के लिए आने वाली है और प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के लिए प्रदेश की मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और जिन लोगों का आपदा में नुकसान हुआ है उनकी भी अधिक से अधिक आपदा से मदद हो सके, इसको लेकर के डबल इंजन की सरकार आम जनता के जो आपदा पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए तैयार है। उसके लेकर के आकलन तैयार किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की माला जपने वाले और केदारनाथ में आकर धुनी रमाने वाले प्रधानमंत्री आज संकट की घड़ी में केदारनाथ बद्रीनाथ समेत सारे उत्तराखंड को भूल गए हैं और वे या तो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं या विदेशों के दौरे पर रहे हैं। पर आज तक भयंकर आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड वासियों की सुध लेने ना तो अपने किसी वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगी को उत्तराखंड भेजा, ना ही किसी केंद्रीय दल को उत्तराखंड में हुए जान माल के नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा। धस्माना ने कहा कि आज राज्य के सभी पर्वतीय जिले आपदाओं से बदहाल हो गए हैं। उत्तरकाशी में धराली, हरसिल, यमुनोत्री, सियाना चट्टी, राड़ा चट्टी, यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भयंकर आपदा की चपेट में है। धराली हरसिल में बड़ी जान हानि हुई है और लोगों के घर, होटल, दुकान पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो गए हैं। धस्माना ने कहा कि चमोली जिले के थराली, देवाल व बद्रीनाथ में भी आपदा से जान माल की बड़ी हानि हुई है और यही हाल रुद्रप्रयाग जिले का है। धस्माना ने कहा कि पौड़ी जनपद का बड़ा हिस्सा आपदाग्रस्त है और जिले में अनेक लोगों की मौत आपदा में हुई है। विपक्ष का कहना है कि कुमायूं मंडल में भी पिथौरागढ़ जनपद में आपदा से नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करते हुए तत्काल केंद्र सरकार का एक दल उत्तराखंड भेजकर यहां हुए नुकसान व जन हानि का आकलन कर राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए इस आर्थिक पैकेज घोषित करे और केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त निगरानी में उत्तराखंड में राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण का कार्य हो। विपक्ष ने कहा कि 2013 में केदारनाथ आपदा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में तत्काल उच्च केंद्रीय दल भेजा और केंद्र सरकार ने राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 21,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था। इस समय उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आपदा आई हुई है। प्रदेश में उत्तरकाशी की धराली हरसिल के बाद धराली हरसिल में तो रिपीटेडली आ रही है और उत्तरकाशी के अनेक हिस्सों में, क्योंकि धराली और हरसिल की आपदा इतनी बड़ी थी कि और आपदाएं उसमें ढक गई। उत्तरकाशी की सियाना चट्टी में जिस प्रकार से झील बनी, उसके बाद राणा चट्टी में झील बनी, इसके अलावा यमुनोत्री में भूस्खलन से वहाँ पर यात्रियों की मौत हुई। इसके अलावा उत्तरकाशी में पूरे यमुनोत्री रूट में, गंगोत्री रूट में सारे रास्ते ध्वस्त पड़े हुए हैं। केदारनाथ जी में यात्रा बंद है और लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहाँ पर भी यात्रियों की मौत हुई। इसी प्रकार से बद्रीनाथ रूट में पूरा वॉशआउट है, कई किलोमीटर सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ पर साफ है। चमोली जनपद में लगातार थराली के बाद वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं, इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार बादल फटने की घटनाएं, पौड़ी जनपद में बादल फटने की घटनाएं, पूरा गढ़वाल मंडल इस समय भयंकर आपदाओं से ग्रस्त है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले ही अपने जो जिले हैं उनके माध्यम से हमने मंगाया था कि भाई कितना लगभग नुकसान हमारे उत्तराखंड को हुआ है। तो जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान है लगभग 10,000 करोड़ का आकलन हमने किया था और हम केंद्र सरकार से पहले ही मांग कर चुके हैं कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, ताकि हम जो हमारे आपदा में लोग मारे गए हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दे सकें। उनके घरों को भी सही कराने की जिम्मेदारी हमारी है और जो पब्लिक हमारी सड़कें हैं,
पानी की लाइनें टूट गई हैं, बिजली के तार टूट गए हैं, उनको भी सही हमें कराना ही पड़ेगा। तो केंद्र सरकार से उत्तराखंड का दल निवेदन करता है कि वो 10,000 करोड़ रुपए फौरी तौर पर दे दें, और ये वास्तविक जो उसका सर्वे है उसके आधार पर तो ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो केंद्र सरकार से हम उम्मीद उत्तराखंड के लोग इस समय लगा सकते हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल भी केंद्र सरकार से उम्मीद करता है कि वो उत्तराखंड में हरसिल धराली में आई बड़ी आपदा में खास बात ये रही कि खीर गंगा से आया लाखों टन मलबा आज भी धराली बाजार के ऊपर पसरा हुआ है। पूरा बड़ा बाजार मलबे के नीचे है। जाहिर है कि जिस बाजार में 65 होटल, 30 से ज्यादा रिजॉर्ट और होमस्टे समेत तमाम दुकानें मौजूद हों, उसके ऊपर 25 से 30 फीट और कहीं कहीं 40 फीट मलबा आने से सब कुछ जमींदोज हो चुका है। ऐसे में आपदा में नुकसान का आकलन भी आसान नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों को भी समझना होगा कि ये समय प्रदेश में राजनीति का नहीं बल्कि उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का है, ताकि उत्तराखंड में जल्द जनजीवन पटरी पर आ सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। अनूप पंत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी हमारे साथ में है, सुलोचना अष्टवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी, और मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में हैं, अर्थशास्त्री हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे रविंद्र आनंद जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी आकलन बताया जा रहा है, जो आपदा में नुकसान हुआ उसका किया जा रहा है, जल्दी केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि मदद मिल सके, लेकिन क्या वाकई रेस्क्यू उस लिहाज से किया जा रहा है, उस लिहाज से इंतजाम किए जा रहे हैं? पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं से लोग परेशान हैं। क्या सही आकलन पहुंचेगा और सही मदद मिलेगी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि आपदा आई है और हमारा उत्तराखंड आपदा का ही प्रदेश है, अब तो ऐसा लगता है हमें कि हमें आपदा झेलनी है। और जिस प्रकार से आपदा आती हैं, और हमने अभी देखा जिस प्रकार से धराली में आपदा आई, एक काफी लंबा समय भी बीत गया है, और उसके बाद थराली में आपदा आई, और इसके साथ साथ कई जगहों पर जो आपदा आई है, पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है, होटल बह गए हैं, जीव जंतु पशु बह गए हैं। तो इस पर एक चीज जरूर हमने देखा कि हालांकि मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ये बात राजनीतिक तौर से नहीं कह रहा हूं, मतलब ये एक सच्चाई दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार द्वारा जो शिथिल रवैया अपनाया गया है, जो शिथिलता दिखाई गई है, जिस प्रकार से आज धराली में आपदा आए हुए कई दिन हो चुके हैं, हफ्तों बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी केंद्र से किसी प्रकार का कोई पैकेज या केंद्र से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल सकी है। और साथ ही हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्हें उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उनका कहना है मैं उत्तराखंड से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब आपदा आ जाती है तब माननीय प्रधानमंत्री जी नदारद दिखाई देते हैं, और जिस प्रकार से वो चीन की यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं, बिहार में रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा दुख का विषय है, और केंद्र को निश्चित तौर पर इसको जिम्मेदारी समझते हुए आपदा प्रदेश घोषित भी करना चाहिए। साथ ही हर संभव मदद आपदा पीड़ितों की करनी भी चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिनका जान माल का नुकसान हुआ है। केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी चाहिए कि उन्हें उचित मुआवजा भी मिले, और उनके पुनर्निवास का काम युद्ध स्तर पर हो। देखने में ऐसा आ रहा है कि लोगों के पास आज भी
मकान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, पीने को पानी नहीं है और सड़कें बंद हैं। सड़कों का जल्दी खुलना बहुत आवश्यक है। जो सड़कें बंद हैं, हम रोज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कभी 200 सड़कें बंद हैं, कभी 250 सड़कें बंद हैं उत्तराखंड में। तो देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बन जाती है कि जब जो राज्य सरकार होती है, ये उसका कर्तव्य है कि आपदा प्रबंधन को आपदा आने से पूर्व ही उसकी तैयारी कर ली जाए। क्योंकि आपदा आएगी और आपदा आ गई और लोग हताहत हो गए, उसके बाद आप जाग रहे हैं, तो वो गलत है। आपको पहले से ही ऐसे संसाधन जुटा लेने चाहिए, ऐसी चीजों को जुटा लेना चाहिए ताकि आपदा आने पर उसको तत्काल उससे लड़ा जा सके और जल्द से जल्द लोगों को नए पुनर्वास दिए जा सकें, साथ ही लोगों की मदद की जा सके, उनके रहने खाने का प्रबंध किया जा सके और सड़कें कैसे खुलेंगी, ठीक है। इस पर भी जल्दी काम होना चाहिए। लेकिन देखने में आया है इसमें राज्य सरकार विफल रही है। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से विफल रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि लोगों को एक एक हफ्ते बाद मलबे से निकाला गया, ये बहुत शर्म की बात है और बहुत दुख की ठीक बात है, है आपको लगता है कि रेस्क्यू में कई जगहों पर कमियां रह जो गई? नेता सिर्फ देहरादून में आकर के बस गए हैं, उनको पहाड़ से प्रेम नहीं रहा, पहाड़ से लगाव नहीं रहा। ठीक है सर, हम लौटते हैं आपके पास में। अनूप पंत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, अभी आपने विपक्ष के आरोपों को मुझे लगता है सुन ही लिया होगा। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपदा में विपक्ष ने एक अवसर खोज लिया है, लेकिन बड़ी बात ये कि इस आपदा में रेस्क्यू के नए अवसर, अलग अलग अवसर कहना शायद सही शब्द नहीं है, मतलब नए तरीके या हर संभव तरीके क्यों नहीं खोजे गए? कई जगहों पर हैं जो शिकायतें अभी भी सामने आ रही हैं कि अभी भी वहां पर अगर रेस्क्यू की नई तकनीकी इस्तेमाल की गई होती तो शायद चीजें और बेहतर होती। प्रथम तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बात रखी गई है, शायद उनमें से कोई लोग उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही नहीं या उस पर्टिकुलर क्षेत्र को उन्होंने देखा ही नहीं। देखिए, जो हालात वहाँ पे थी, धराली की अगर मैं बात करूँ या पाबो की मैं बाद में बात करूंगा, बागेश्वर की बात बाद में करूंगा, पहले धराली की बात कर लेते हैं क्योंकि जो है कि सामने मुझे दिख रहा है 20 से 30 फुट का जो मलबा नहीं आया, वो एक तरह से मान लीजिए कि सीमेंट हो गया था। वॉर फुटिंग पे काम हुआ है, 2 घंटे के अंदर वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौजूद थी। जिस टाइम तक हम लोगों को ये भी क्लैरिफाई नहीं हुआ था, जब सिर्फ बादल फटने की बात कही जा रही थी, वहाँ की बादल फट गया। बाद में ये हुआ कि भाई इतना तो बारिश भी नहीं हुई। कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये होगी, ये सब जाने के बिना पैदल वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स मौजूद थी। हाँ, आर्मी भी वहां पर मौजूद थी क्योंकि आर्मी वहां पे आसपास में हरसिल में आर्मी का कैंप था। वहां पे भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन उनका पहुंचना जो था लाजमी था। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ के ऊपर ही सवाल चिन्ह उठाना मुझे नहीं लगता कि इस समय सही होगा। अब बात जो है, जो टॉपिक आज की डेट में है, तो उस टॉपिक के ऊपर में बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी आ जाए। जब हम बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों को आकलन करना है, तो आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जैसे आपने पिछली आपदाओं में देखा है कि भाई आनन फानन में आप एक पैसा जो है वो घोषित कर देते हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। उसके बाद में कि स्कूटरों पे ट्रकों का नंबर लगाकर वो पैसा जो है वो लूट लिया जाता है, डीजल का गलत दिखाया जाता है ना। ये भी चीजें हुई हैं। 2-2 साल तक क्या है कि हॉर्टिकल्चर भी जो है वो आपदा के ऊपर में बात कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। 2 साल तक वहाँ पे मीटिंग्स चल रही है, 1-1 साल तक तो समोसे और बिलों इनका बिल ही इतना बन जा रहा है कि जिससे पैसा खाया जा रहा है। तो इसीलिए आकलन जरूरी होता है। अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से रिपोर्ट जाती है। जो ऐसा नहीं था कि राज्य सरकार के पास में शुरुआत में जो ये कार्य करने की बात थी, अगर आपको ध्यान हो, मानसून से पहले ही एक टीम जो थी वो अलर्ट कर दी गई थी। लेकिन किस तरह की आपदा इस समय आई है, 20 से 30 फुट सीमेंट हो जाना किसी जगह का, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जो उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को जो बताया है, जो आकलन बताया है, वो इस तरीके से बताया है कि 5702.15 मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी यहाँ पर जितने भी साथी हैं इस समय चैनल पर, वो सबके पास में इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास भी होगी। इतने की मांग करी गई, परंतु इतने की मांग क्यों करी गई? राज्य को कुल 1944.15 करोड़ का जो सीधा नुकसान है, इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो सड़कों का, जिसकी कीमत 1163.84 के आसपास आंकी गई है। सिंचाई विभाग का 266.65 करोड़ आंका गया है। ऊर्जा विभाग का 123.17 करोड़ आंका गया है। इसके साथ में कुल राशि जो है वो अराउंड 3758 करोड़ उन जगहों के ढांचों को मजबूत करने के लिए, जिसमें कि आगे की तरफ में हम लोग कार्यवाही जो अब आगे की करेंगे। अब इसके बाद में किस तरीके से रिपोर्ट्स बनती हैं, ये है कि 79 लोगों की मौतों का आज आंकड़ा देख रहे हैं। 90 लोगों जो हैं अभी भी लापता हैं, उनका भी आंकड़ा देख रहे हैं, उनके घरों के लिए भी देख रहे हैं।
3,900 के आसपास के जो पशु हैं, भेड़ बकरे पशु, इनको भी हम लोग काउंट कर रहे हैं। आपदा में 238 पक्के, दो कच्चे मकान जो ढह चुके हैं पूरी तरह से, जिसका कि अभी तक की रिपोर्टिंग है 2835 पक्के और 402 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब क्या होता है जब हम आकलन के लिए बोलते हैं ना कि सेंट्रल टीम आ रही है, तो सेंट्रल टीम ये करती है, एक तो जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं पहुंच रहा है या पैसे की वजह से कोई काम रुक रहा है, तो नहीं हो रहा है, काम तो चल रहा है, परंतु जो आगे का पैसा है वो किसको देना है, कैसे देना है, कितना देना है, अगर ये नहीं करेंगे तो कल की डेट में इसी में सवाल उठेंगे। और वो यही नहीं, मैं भी उस पर सवाल उठाऊंगा। दूसरी बात, किस चीज के लिए पैसा आता है, क्या पता कि जो आकलन मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा का आकलन, जैसे कि अभी हम यूकेडी के जो प्रवक्ता थे या आम आदमी पार्टी से उसमें राय दे रहे थे, उन्होंने बोला था कि हमने 10,000 करोड़ का जो एक आकलन बनाया है। तो जब सेंटर पे जाती है बात तो वो सारी चीजों की जाती है ना। कांग्रेस ने भी अपना भेजा होगा पीएमओ को, हमने भी भेजा, बीजेपी ने भी भेजा है, कुछ अलग अलग जो दल हैं या समाज सेविक संगठन है, उन लोगों ने भी अपने अपने आकलन भेजे हर बार। तो उस तरह के आकलनों को भी एक पलड़े पे रखकर ये होता है कि भाई सेंटर से एक टीम आ जाए जो कि इसका पूर्णतः आकलन करे, कम से कम 2 या 3 जगह से, जिसको चेक एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है अगर हम चोरी बचाने की बात करें, या उसके लिए कि अगर इससे ज्यादा की अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो उसका आकलन के लिए भी टीम आती है। ये प्रोसेस जो है, ये आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से मैंने बताया। अब जहां तक की बात वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये इसलिए बेईमानी हो जाती है कि जब बिहार में इलेक्शन है तो राहुल गांधी जी भी तो वहीं घूम रहे हैं, इनके वो आए, उनको भी तो विशेष प्रेम था या प्रेम ही नहीं था, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो आपकी टीम यहाँ पर काम कर रही है ना, ठीक है, टीम यहाँ पर काम कर रही है। भाई अगर बीजेपी से मैं हूँ तो मैं भी तो गया हूँ ना पौड़ी में, जब रास्ते ब्लॉक थे तो मैं भी, मुझे जो क्षेत्र दिया गया मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूँ। नहीं अनूप जी देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप आज काफी दिनों के बाद चर्चा में बैठे, हम लगातार इन चीजों को लेकर चर्चा करते रहे। कई सारे लोग हैं जो खुद उस इलाके में जाकर होकर आए, तस्वीरों को देख कर आए, और वो मैं आपकी पार्टी की ही बात नहीं करती, यूकेडी से या बहुत सारे लोग गए, उन्होंने तो ये तक बताया कि लोगों को वहां पर जाने भी नहीं दिया गया, यहाँ तक कि स्टार्टिंग फेज में तो मीडिया पर्सन्स को भी नहीं जाने दिया जाता कि तस्वीरें पूरी तरीके से सामने ना आ जाए। ठीक है, इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनूप जी रोक रहे हैं आपको माफी के साथ, यहाँ पर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, देवभूमि के दंगल में और मेहमानों को भी जोड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, अभी अनूप जी ने काफ़ी अहम बातें कही, रविंद्र आनंद जी की ओर से काफ़ी अहम बातें उठाई गई, क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि हम अनूप जी ने ठीक बातें, आंकड़े उन्होंने अच्छे रखे, लेकिन बात यह ना कि हम काफ़ी समय से आप चर्चा में रहते हैं, अलग अलग मेहमानों ने ये बात कही कि उन्होंने पहुँचने का प्रयास किया, और ये बहुत, आज तो काफ़ी वक्त हो गया धराली की आपदा को, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही कई लोगों ने बताया कि वो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। मीडिया पर्सन्स को भी रोके जाने की बात सामने आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सामने आए देख करके वो गलत बोल रहे हैं। देखिए गरिमा, 1 महीने के से ज्यादा समय हो गया आपदा की त्रासदी धराली से शुरू हुई थी, धराली तक आ गई, और हर विभाग ने अपने अपने आंकड़े दे दिए, ये कहकर कि इतने हजार करोड़ का नुकसान हमको हो गया, इतने करोड़ का नुकसान हमको हो गया। लबोलबा 5-6 हजार करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया। 1 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब दिल्ली बात कर रहे हैं कि हमें दो। मैं आपको सरकारों की उदासीनता की ओर लेके जा रहा हूं। ये उस राज्य के साथ हो रहा है जिस राज्य में हर वर्ष आपदा आती है। केंद्र को भी पता है, राज्य को भी पता है कि बरसात के बाद यहाँ संकट आता है, उसके लिए कितनी लचर व्यवस्था है अब बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री जी से, और ये तब हो रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी खूब कहते हैं कि मुझे उत्तराखंड से प्यार है, दीदी भूलियो तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, और 1 महीने से हम किन परिस्थितियों में हैं ये अब जग जाहिर है।
और अब इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं गरिमा, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, हालात इतने खराब हैं। अभी मैं अपने क्षेत्र यमकेश्वर से आ रहा हूं, वहां पर मेरे द्वारा जब ब्लॉक में इन चीजों की पता किया गया कि आपदा के मानक क्या हैं, गरिमा तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि यदि मकान में दरार पड़ गई वो आपदा में नहीं आता, यदि आपका पुश्ता गिर गया वो आपदा में नहीं आता। तो आपदा में क्या आता है कि आपको अपने मकान के अंदर बैठे रहना है और मकान गिरे और आप उसमें दब के मरे, तब आपको 4 से 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मानक हैं कि आदमी को मरने के बाद मुआवजा है, मकान टूटने का नहीं है, पुश्ता ढहने का नहीं है। कहने का मतलब इतने इफ एंड बट हैं कि जो पिछले साल आपदा में हमारे यहाँ बनास क्षेत्र में मकान दरक गए थे, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। हाँ, किसी को 3,000 किसी को 2,000 रुपए देकर मुंह बंद करने का प्रयास किया गया है, जबकि मकान 10 से 15 लाख पहाड़ में 2 कमरों का नहीं बनता। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं गरिमा। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए, धराली में आदमी लापता हैं, लाश मिलेगी नहीं, मुआवजा बनेगा नहीं, उसके लिए 7 साल इंतजार करो, 7 साल बाद मृत घोषित होगा, तब जाकर कहीं 4 लाख 5 लाख रुपए की व्यवस्था होगी। चौथी बात, जो मकान, जो होटल टूट गए, आप ही रिपोर्ट दिखा रही हो, बता दीजिए क्या किसी सरकारी एजेंसी ने कहा कि उत्तराखंड में इतने प्राइवेट लोगों के होटल टूट गए, इतने लोगों के मकान टूट गए, इनके लिए सरकार ने इतने 1000 करोड़ की व्यवस्था करी? ना तो आपने बोला, ना भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे। हाँ, आश्वासन है कि देंगे, करेंगे, होगा, मगर होगा कैसे? जोशीमठ में आज तक लोगों का विस्थापन नहीं हुआ। केसर में, भूमियासारी में 1971 से कह रहे हैं कि वहां विस्थापित करेंगे, विस्थापित करेंगे। भूस्खलन में ग्रामीण लोग हैं, आज तक विस्थापित नहीं हुए। मेरा कहने का मतलब है, दुर्भाग्य से इस राज्य में दुर्घटनाएं हो रही हैं और नीतिगत फैसले लेने वाले नीतिगत फैसले ले नहीं पा रहे। यही कारण है, हर साल आपदाएं आती हैं, आप लोग डिबेट कराते हो, हम भी विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी बात को रखते हैं। सत्ता का कोई भी हो, वो भी ठीक है, यानी आपका कहना है कि आकलन ही सही तरीके से नहीं किया जाता, उसमें फेयरनेस नजर नहीं आती है। ठीक है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार ने आज ये तय कर लिया है कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का पहाड़ी अपने हाल में रहने को मजबूर है, आपदा प्रबंधन नियमों में बंधा हुआ है, और मुख्यमंत्री दिल्ली में अब गुहार लगा रहे हैं वो 6 साल में पास होगा, तब तक सरकार बदल जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, लौटेंगे। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मनोज जी, अभी जो आपदा आई प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, और बहुत ज़्यादा आपदा इस बार, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 2013 के बाद अब 2025 में आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। अब आकलन पर सवाल उठ रहे हैं, सही तरीके से आकलन ना होने की बात, और जो अभी शांति प्रसाद जी ने कहा, क्या ये वाकई ठीक है? देखिए गरिमा जी, जैसे अगर आकलन की बात करें तो इसके लिए कोई एक बहुत एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो प्रत्येक बिंदु पे विचार करे, विमर्श करे, क्योंकि जब हिमालय में आपदा आती है तो उसका एक छोटा नुकसान नहीं होता, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। भूमि का क्षरण हो जाता है, मिट्टी निकल जाती है, पहाड़ के पहाड़ दरक जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी आपदा तो ये देखती नहीं है कि आम नागरिक का है, वो तबाही मचाती है, तो सभी पूर्ण तबाही मचाते हुए जाती है। तो स्थितियां जब उसका आकलन करना होता है तो बहुत बारीकी से और गहराई से आकलन करना चाहिए। लेकिन विषय ये है कि मैं 2 वक्ताओं को मैं सुन पाया, जी को नहीं सुन पाया, लेकिन दोनों वक्ताओं ने बहुत ही गंभीर रूप से बात रखी है। सरकार को मैं इस रूप में साधुवाद जरूर देना चाहूँगा कि प्रत्येक आपदा से पहले
एक अलर्ट आज की तारीख में नागरिकों के लिए जारी होता है, ताकि कम से कम जान माल का जो मिनिमम लॉस है उसको मतलब मिटिगेट किया जा सके और कम से कम उसको नुकसान रखा जाए, ये जरूर होता है। एक विषय जो लेकिन ये तो ठीक नहीं है। आपदा का आंकड़ा इतना ज्यादा और नुकसान अगर कम से कम रखा जाएगा तो लोगों के साथ न्याय कैसे है? वैसे ही वो प्राकृतिक आपदा के मारे अब आप समझिए ना कि जिसका कोई भरपाई नहीं है। मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। जी सर। मैं अपने बहुत दूर नहीं जाता, अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात बताता हूँ। 2019-20 में 2 बार बादल फटने की घटनाएं हुई, सड़क तबाह हुई और बामुश्किल बहुत मेहनत करने के बाद हम 1 किलोमीटर सड़क बनवा पाए। आज तक वो सड़क नहीं बनी हुई है। तो स्थितियां ये है कि जो पूरा का पूरा ध्यान अगर केंद्रित है तो वो बाहरी जो राज्य का केंद्र, यार की देहरादून समझ लीजिए आप, थोड़ा बहुत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ ज्यादा ध्यान रहता है, या फिर जहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है ताकि वो पर्यटन खुल जाए, तीर्थाटन खुल जाए, उधर ध्यान रहता है। लेकिन अन्यथा बहुत सारी जगहों पर सरकार का ध्यान कम जाता है। मैं अभी आपको बताऊं कि जिस समय ये उत्तरकाशी की घटना हुई, मैं भ्रमण करके आया हूँ पूरा मतलब सुचान, अल्टवाड़ी, गेछान, साकरी, ये पूरा क्षेत्र में भ्रमण करके आया और धराली की घटना हुई है। धराली में बहुत बड़ी आपदा आई है, अभी टिहरी में हुआ है। तो जब मैं वहां गया तो मैं ये देख रहा था कि वहां फसल तैयार है और वो फसल उनकी साल भर की मेहनत होती है, जिसको हम कहते हैं सेब। और आप ये लगाइए कि वहां पूरा सड़क टूट चुकी है और जब मैं वापस आया तो मुझे पता लगा कि पुरोला के आगे मोरी में 2 जगह पहाड़ दरक चुका है, वो रास्ते और ठप हो चुके हैं। यानी उनका साल भर की जो मेहनत है उसका उनको विपणन करने की उनकी सारी जो है शरण हो गया है। बहुत बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से सिर्फ एक तरफा हम नुकसान का जायजा नहीं ले सकते। इसको अगर पूरा व्यापक रूप में देखेंगे तो हमारे को पता लगेगा कि इसके आर्थिक मायने बहुत गंभीर हैं और पैसा तो चाहिए, केंद्र सरकार से प्रयास करना चाहिए और सरकार के पास अगर धन होगा तो सरकार 40% कमीशन वाली सिद्धांत से बाहर निकलकर ईमानदारी से करे। ठीक है सर, राज्य को कुछ राहत। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास में और उसके बाद अनूप जी से हम इस पर और विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। चर्चा का रुख कर लेंगे, अनूप पंत जी का रुख करते हैं। अनूप पंत जी, अभी देखिए कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, कई सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी बड़ी अहम बातें कह गए, आकलन में जो सवाल उठ रहे हैं वो कैसे। और अभी मनोज जी की एक बात मुझे बहुत हिट की, उन्होंने कहा कि ये प्रयास होता है सरकारों का कि नुकसान को कम से कम दिखाया जाए। ये इमोशनली भी बहुत हर्ट कर रही है बात, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, आप उनसे पूछिए इस आपदा का असल मायना क्या है, क्योंकि हम सब सिर्फ तस्वीरों में देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। जब धराली की तस्वीरें सामने आई हर कोई परेशान हुआ कि सोचिए कितना बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन अगर वाकई इस मंशा से आकलन होता है तो फिर तो गलत है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। देखिए, जो मैं मनोज जी की बात पे आता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी बात है कि जिस पर बात होनी चाहिए। हाँ, जो बोल रहे हैं ऐसा होता आया था इससे पहले जी, कांग्रेस की जब टाइम पे सरकार थी ऐसा हुआ था। परंतु मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ या हमारी इससे पहले की आपदा की भी बात कर लें या उससे पहले जो जितनी आपदाएं इस समय में आई हैं, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि बजट ऐसा आया हो कि किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है और उसे नहीं मिला। अब जैसे कि एक बीच में सवाल उठ गया कि साहब उसी को मिलेगा जो मर जाएगा। अरे भाई, जो मृत्यु जिसकी होती है उसके लिए एक अलग अमाउंट बताया जाए, एक राशि बताई जाती है। जिसको जो चोटिल हुआ होता है उसके लिए अलग राशि आती है, जिसका घर तहस नहस होता है उसके लिए अलग राशि आती है। परंतु अगर आप ये कहें कि जी मेरा घर तो तहस नहस हुआ है परंतु मुझे उतना नहीं मिला है जितना जिसकी मृत्यु हुई है, अरे समझने की बात है भाई। अनूप जी, मैं आपको टोक रही हूँ, सॉरी अनूप जी, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ। मैं आपको टोकना नहीं चाहती, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे फैक्ट्स लेकर आते हैं जब भी बैठते हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। लेकिन
आप आज जो बातें कर रहे हैं ना, मतलब अभी ये वाली बात मुझे बहुत बचकानी लगी, क्योंकि उन्होंने इस भाव के साथ ये नहीं कहा कि मैडम समझिए, अब मैं एक आपको घायल, बोल रहा हूं, मैं भी अगर आप जानती मेरी हूँ, बात- सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा सर। होता क्या है, कोई भी मामला होता है, कोई अगर रोड एक्सीडेंट भी होता है तो उसमें भी अगर कोई मदद दी जाती है सरकार की ओर से, तो घायलों के लिए अलग होता है, गंभीर घायलों के लिए अलग होता है, मृतकों के लिए अलग होता है, ये सबको मैं पता रख लूं होता अपनी है। बात, अब मैं अपनी बात रख लूं, हाँ हाँ जी अब मैं अपनी बात रख लूं। जी जिस टाइम पे शक्ति प्रसाद भट्ट जी ये बात कर रहे थे, तब ये आपने ये वाला लॉजिक क्यों नहीं दिया? मैं तो इसी वजह से मुझे ये बात क्योंकि सुनिए, बिल्कुल मैं उसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि उनके भाव ये नहीं थे, उनके भाव ये नहीं थे, आपने शायद उनकी बात की सीरियसनेस को खत्म कर दिया। आप मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं, जब आप बीच में हमारी बातों को रोकेंगे। देखिए मैंने तो आपको डिबेट नहीं हो कैसे जाएगी। रोका फिर ये सर? डिबेट नहीं है। सर मैंने आपसे प्रॉपरली पूछा कि सर आप मेरी चीजों को ऐड ऑन करते जाइए, मैं बस ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अब आप कंप्लीटली बोलिए, आपका पूरा मैं मौका दूंगी। बस अब मेरी बात समझ लीजिए। तुम मुझे बीच में मेरी बातें बिल्कुल बचकानी लग सकती हैं, आपको उसको सिरे से नकार दीजिए। मैंने कहा आपकी सारी बातें अच्छी हैं, आपकी ये वाली बात मुझे बचकानी लगी। अब बस नहीं, देखिए ऐसा नहीं चलता। जब मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की कोई बात रखने के लिए आया हूँ तो मुझे उसका मौका मिलना चाहिए। आप उससे इत्तेफाक ना रखें, आप उसे हटा दीजिए, मुझे उससे परवाह नहीं है, परंतु मुझे लोगों के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका सही तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे, क्योंकि एक पहला आपने सवाल उठाया था कि कई सारे लोग वहां पर गए और उनको वहां पर जाने की परमिशन नहीं थी, ये हमारे साथ भी हुआ। हम भी जब धराली के लिए यहाँ से निकले थे, क्योंकि हम कुछ एसोसिएशंस के साथ, अलग अलग एसोसिएशंस के भी साथ काम करते हैं, मनोज जी भी जानते हैं और वो भी कई सारी एसोसिएशंस के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहला जब हम लोगों ने फोन कॉल किया तो पहले तो मिला नहीं, और उसके बाद में जब एनडीआरएफ से हमने बात करी तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही बोली थी कि साहब पुल टूटा हुआ है और जो हम लोग वहां पर फुटिंग में हैं, यहाँ पर दलदलीय क्षेत्र बना हुआ है पूरा का पूरा, 20 से 30-40 की फुटिंग है, हम लोग पट्टे रख के उसके ऊपर में चल रहे हैं, हम और कोई कैजुअलिटीज नहीं चाहते। एनीबडी हु इज इन द यूनिफॉर्म एंड इज इन द ड्यूटी इज देयर। हाँ, हम लोगों से हमने पूछा हम क्या कर सकते हैं साहब, उन्होंने कहा अभी ड्राई राशन की आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, जब तक हम लोगों ने ड्राई राशन की करी थी, हालांकि वहां पर राशन वगैरह ये सारे पूछ गए थे, क्योंकि हमने एक सोशल सर्विस के बेसिस पे वहां पर बात करी, तो ये बहुत मुमकिन है कि वहां पर रोक लगाई गई होगी, लोगों को वहां पर जाने से रोक लगाई गई होगी, और ये रोक लगी है एसडीआरएफ से, एनडीआरएफ से, आर्मी ने इन चीजों से वहां पर। परंतु ऐसा नहीं था कि फोटोग्राफ्स वगैरह, क्या वो जो सारे के सारे लोग जा रहे थे, क्या वो तस्वीर खींचने जा रहे थे? नहीं, वो लोग मदद करने आती हूँ बस इसके बाद रविंद्र जी मैं आती हूँ। हाँ, तो अब ये बात रही। अब दूसरी बात जहां तक ये बात रही है कि हम आकलन कम करते हैं, तो अगर ऐसा हुआ भी होगा तो इसके लिए हम हमेशा जागरूक हैं, आप भी हैं, मैं भी है। मैं यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए तो बैठूंगा। यदि अगर किसी व्यक्ति का 50 रुपए का नुकसान हुआ है, बजट आया है तुम्हारा 50,000 करोड़ का, और उस व्यक्ति को 50,000 रुपए मिलने चाहिए थे, उसे 10,000 रुपए मिले हैं, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मेरी होगी। परंतु कब होगी? जब बजट आएगा उन लोगों को मिलेगा और वो कागजात सामने आएंगे। और ये मैं आपके सामने इस समय आश्वस्त, क्योंकि अभी पैसा आया नहीं, पैसा आएगा, आकलन हो रहा है, उस आकलन में भी अगर कहीं पे भी गड़बड़ी होगी, मैं हर बार डिबेट में बोलता हूँ, हर डिबेट में बोलता हूँ कि मेरा डायरेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, मेरी पार्टी के भी जितने भी, अगर आप पार्टी के हिसाब से ना करें तो मैं, क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही में हूँ, मेरा नंबर भी सबके पास में अवेलेबल है। नहीं भी है तो इंटरनेट पे भी जाएंगे तो अनुपंथ डालेंगे तो आपको आ जाएगा। यदि उसमें भी वो कागजात देते हैं तो मैं स्वयं अपने हिसाब से और उनके साथ में बैठकर उन कागजों को वहां पर जहां तक भी पहुंचाने की मदद करती है, मैं करता हूँ। साथ में, क्योंकि मैं कानूनी सलाहकार, मैं कानून का भी काम करता हूँ, मैं कोर्ट में बिल्कुल ज्ञात है मुझे। हाँ, इस विषय से भी यदि अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, चाहे वो जंगली जानवर वाला मामला हो, चाहे वह इससे पहले की आपदा का मामला हो, तो उस समय भी हम लोगों ने करा। सरकार भी तो हमारी थी ना, और हमारी सरकार होती हुई कि अगर मैं उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहा हूँ तो मुझे तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था। ऐसा हुआ था ना कांग्रेस के टाइम पे, तो कई लोगों को हटा के फेंक दिया गया था। लेकिन क्या है कि जब पूर्णतः सरकार का एक अंग हम भी हो जाते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम भी हो जाते हैं, तो मेरी जवाबदेही भी उतनी होती है। मैं बस इतनी सी मात्र इसके आगे से बात कहना चाह रहा था। जब हम आश्वासन अगर मैं दे रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, तो मेरे ही कांधों पर वो भार भी होगा कि यदि कहीं पर किसी को कम या ज्यादा की अगर बात हो रही होगी, कहीं गलत जा रहा होगा, तो उसका भार भी मेरे ऊपर आता है। मेरे पास पहुंचेगी तो मैं स्वयं सड़क पर उसके ऊपर में काम करूंगा। ये आश्वासन भी मैं इसके ऊपर दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हमारी सरकार कोई भी बजट निकालेगी, जब कोई मदद देगी, कोई राहत प्रोवाइड कराएगी, तो वो 100% सही होगी।
ठीक है, ठीक है। अभी जैसे अनूप जी, मैंने पहले ही अपने आप को टोकने से पहले ही कहा था कि मैं जानती हूँ आप पहले भी चर्चा में बैठे, बहुत अच्छे फैक्ट्स लेकर बैठते हैं, लेकिन अगर मुझे भी कोई बात गलत लगेगी तो मुझे लगता है मुझे टोकने का या अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। रविंद्र जी हमारे साथ में आपसे हैं, लगातार कुछ कहना चाह रहे थे। रविंद्र जी बोलिए आप। गरिमा जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। भाजपा के प्रवक्ता जी जैसा भी बोल रहे थे, और जो हमने सोशल मीडिया पर देखा किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने आगे जाने से मना किया, और जब उन्होंने ये सवाल किया कि हम क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का ये निर्देश है, ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के आगे ना जाए। तो यहाँ पर तो ये सवाल हो गया ना गरिमा जी कि आप जा नहीं सकते और हम काम करेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। जैसा कि अभी अनु जी ने कहा कि वहां पर राहुल गांधी नहीं गए या केजरीवाल नहीं गए या ये नहीं गए या वो नहीं गए, तो हमें तो आप जाने नहीं देंगे और आपके लीडर आएंगे नहीं। आपके लीडर तब आएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके नहीं, लीडर लेकिन तब आएंगे लेकिन जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, सुनिए रविंद्र जी सॉरी, ये कहेंगे गरिमा जी, लगातार विपक्ष आपके के लीडर नेता आकर ये कहेंगे कि मैंने 15,000 लोगों को बचाया, मैंने 10,000 लोगों को बचाया, मैंने अकेले 15,000 लोगों को बचाया। आप जानती हैं जब 2013 में आपदा आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैंने 15,000 लोगों को अकेले निकाला है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है और अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि इस प्रकार की चीजों को जब कहा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप जुमलों की सरकार हैं, आप जुमलों की पार्टी हैं, आप जुमलों की बात करते हैं, आप ठीक है, यानी पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी रही। ठीक है रविंद्र जी, मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्लोजिंग का समय। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देखिए, हम यही चाहते हैं कि स्थितियां बेहतर रहें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचे। अभी भी जो लोग पीड़ित हैं, जिनके, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी थी, हम सब ने देखा, हर कोई परेशान था, बस अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि चीजों को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।